हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के यूज़ में जो हमने एक पार्ट कर लिया था, बाकी वाले पार्ट्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, दूसरा यूज़ क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का कि हम लोग टू डेराइव फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग फार्मूला ड्राइव करने के लिए डायमेंशन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, जैसे हम लोग एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं, सिंपल पेंडुलम इस तरीके से, ये आपका एक सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम मान लीजिए आपने थोड़ा सा इसको पुश कर दिया तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर पीछे की तरफ आएगा और फिर यहाँ पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये पोजीशन, इसकी ये पोजीशन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए ध्यान से, ये एक बार मेन पोजीशन से जो राइट हैंड साइड में आपका एक्सट्रीम पोजीशन वहां पे गया, ठीक है, फिर यहां से आपका इधर वापस आया, यहाँ पर रुकेगा नहीं क्योंकि जब नीचे आएगा तो इसके पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी और ये फिर इस साइड जाएगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा मोशन है, एक बार मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गया, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर मेन पोजीशन पे आया। इस पूरे मोशन को क्या बोलते हैं, वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन। और स्टूडेंट, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। अगर इस तरीके से आपके पास कोई एक धागा है, उसमें आप पेंडुलम बांधे हुए हैं, स्ट्रिंग होगा बेसिकली, ठीक है, और उसको टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है आगे और पीछे, ठीक है। तो अगर कोई टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। अब स्टॉप वॉच लेकर के आप मेजर कर सकते हो कितना टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, उसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, ठीक है, टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड कर सकता है। सर ये जो छोटा सा मेटल का स्फीयर होता है ना, इसको बॉब बोलते हैं। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर सकता है, एक तो सर मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड कर सकता है, और किस पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो धागा आपने बांधा है इसकी लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, और किस पे डिपेंड कर सकता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी पे डिपेंड कर सकता है। तो अगर ये दिया हुआ आपका कि मास पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड कर सकता है, और किस पे डिपेंड कर सकता है, जी पे डिपेंड कर सकता है, तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं टाइम पीरियड का। ठीक, देखिए कैसे, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, देखिए क्या प्रोसेस है उसका, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स प्लीज, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे मैंने किया है इसको, क्या किया मैंने, ध्यान से देखिए, तो बहुत ईजी है बेटा। टाइम पीरियड अगर आपको नहीं पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है सिंपल पेंडुलम के, तो मान लीजिए कि टाइम पीरियड जो है वो पहले तो मानेंगे कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा कि
जैसे दो क्वांटिटीज हैं, अगर एक को बढ़ाने से दूसरी बढ़ रही है या एक को घटाने से दूसरी घट रही है, यही दो वेरिएशन हो सकता है। अगर एक को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ रही है और उसको घटाने से दूसरी वाली भी घट रही है तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अगर एक को बढ़ाने से दूसरी घट रही है, एक को घटाने से दूसरी बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ठीक है, तो आपने बोला था सर मास पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर हमें नहीं पता है कि फॉर्मूले में क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा, एम आएगा, तो हम मान लेंगे कि एम की पावर ए आएगा। ए की वैल्यू बाद में कैलकुलेट हो जाएगी अपने आप। एम की पावर ए है और किस पे डिपेंड कर रहा था, और आपको पता है कि सर लेंथ लिखा था हमने, लेंथ की पावर बी मान लीजिए। इस तरीके से जिन जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है उनकी पावर्स आप, ठीक है, कोई वेरिएबल्स ले लीजिए, जैसे ए बी सी है, एक्स वाई जेड, इस तरीके से आप ले सकते हैं। एम की पावर ए है, एल की पावर बी है, और क्या था सर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था, जी की पावर सी मान लीजिए। ठीक है बेटा, जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे के लिखोगे, के एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। ध्यान से देखो, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम दोनों तरफ, अब मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ये बहुत जरूरी है उस इक्वेशन के लिए कि उसमें जो RHS में लिखा हुआ है उसका डायमेंशन और जो LHS में लिखा हुआ है उसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल नहीं है इसका मतलब कि आपने फॉर्मूला लिखने में कुछ गलती की है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया सर ये। अब अगर इसका फॉर्मूला सही है तो इसका मतलब दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको इक्वल ले लिया। ठीक है, अब इसके डायमेंशन को जरा निकालेंगे। के का डायमेंशन ले लीजिए, के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एम क्या है, मास है, तो मास को हम कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि मास क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एम की पावर बेटा ए होगा यहाँ पे। लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल की पावर, ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे कैसे आप लिखते हैं, एक्सीलरेशन बेसिकली क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसको फिर क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम पहले से तो क्या हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर ये आ जाएगा एक्सीलरेशन का डायमेंशन। तो ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन आप यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा एल और टी की पावर -2 और इसकी पावर आप सी। और ये तो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, टी ही रहेगा सर, क्योंकि टाइम भी क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आप टी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो कोई भी कांस्टेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 है, 4 है, 4/3 है, ये सब है, ये देखो कांस्टेंट है ना तो ये मास पे डिपेंड करते हैं, ना ही ये किस पे डिपेंड करते हैं, ना मास पे डिपेंड करते हैं, ना लेंथ पे डिपेंड करते हैं, ना टाइम पीरियड पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इनको क्या लिख सकते हो, इनका डायमेंशन लिख सकते हो एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 0। ठीक है, मतलब इनका डायमेंशन क्या है, मास में 0 है, लेंथ में 0 और टी में 0 है, तो क्या फाइनली क्या आ जाएगा, इनका डायमेंशन 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जब हम लोग 0 लिखते हैं तो क्या आता है, उसमें 1 आता है। एल की पावर 0 1 × 1 × 1 करोगे तो 1 आता है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसकी डायमेंशन आ जाएगी 1। वेरी गुड। ठीक है, इसकी डायमेंशन सर हमने लिख लिया 1 लिख लिया। अब m की पावर a है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे m की पावर a, यह आ गया डायमेंशन इसका। ठीक है, l की पावर b है तो ये क्या हो जाएगा, l की पावर b हो जाएगा, और यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये l की पावर c हो जाएगा और t की पावर -2c, बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा c का पावर। t की पावर आपने लिख लिया ऐसे m की पावर a, ठीक है, l की पावर b और l की पावर b इंटू l की पावर c, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा l की पावर b प्लस c और जो हो जाएगा t की पावर -2c। अब देखो जैसे आप लोग मैथ्स में करते थे ना, ऐसे लिखा रहता था 2 की पावर a इक्वल्स टू 8 मान लो लिखा हुआ सपोज,
इसको कैसे सॉल्व करते थे? इसको सॉल्व करते थे, इसको बेस सेम कर लेते थे सर, 2 क्यूब लिख लेते थे, फिर अगर बेस सेम है तो पावर्स को क्या करते थे, फिर कंपेयर कर लेते थे, तो एक वैल्यू 3 आ जाती थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ध्यान से, दोनों साइड में डायमेंशंस क्या है, इक्वल है। तो जो टाइम का डायमेंशन इधर होना चाहिए वही टाइम का डायमेंशन इधर होना चाहिए, जो मास का डायमेंशन इधर होना चाहिए वही मास का डायमेंशन इधर होना चाहिए, जो लेंथ का डायमेंशन इधर होना चाहिए LHS में, वही लेंथ का डायमेंशन RHS में होना चाहिए। तो इसको थोड़ा और अच्छे से देखना चाहिए, और लिख सकते हैं ऐसे, m का कोई पावर नहीं है तो m की पावर 0 लिख सकते हो आप, l का भी नहीं है तो l की पावर 0 लिख लो, t की पावर 1 है, ऐसे इसको लिख सकते हैं t की पावर 1, ठीक है। और इधर आप क्या लिख लेंगे, m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे पावर कंपेयर करेंगे, m का डायमेंशन क्या है, 0 है, m का डायमेंशन क्या है, दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। l की क्या है, पावर 0 है, और l की पावर क्या है यहाँ पे, b प्लस c है, तो इसका मतलब कि b प्लस c जो है वो सर 0 होगा, b प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और t देखो, t यहाँ पे क्या है, -2c, और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2c की वैल्यू -2c की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में रख दो c की वैल्यू -1/2, तो b प्लस -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू आ गई 1/2, और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1/। अब जो हमने फॉर्मूला लिया था ना, उसी में इन सबको क्या करना, पुट कर दो ऐसे। फॉर्मूला क्या लिखा था शुरुआत में हमने, ठीक है, फॉर्मूला ये लिखा था, फॉर्मूला लिखा था हमने कि टाइम पीरियड जो है इक्वल्स टू क्या था, k m की पावर a, ठीक है, l की पावर b और g की पावर c है लिखा। तो चले जाओ, k इंटू, ठीक है, m की पावर, ठीक है, a है, ठीक है, तो a की जगह पे क्या रखोगे, 0, m की पावर 0 हो जाएगी, l की पावर b है, ठीक है, यहाँ पे l ले लो, ठीक है, स्मॉल l लेना चाहे तो स्मॉल ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने स्मॉल l लिया था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को, स्मॉल l, तो स्मॉल l की पावर b, b की पावर कितना है, 1/2, किया जाएगा 1/2, और g है, g की पावर क्या है, c, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -1/2, फाइनली क्या आ जाएगी, k, ठीक है, m की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा l की पावर हाफ, और माइनस जो पावर है उसको नीचे लिख सकते हैं, g की पावर हाफ, और इसको क्या लिख सकते हैं फिर, k √l/g, क्योंकि हाफ पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है। ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये आ गया t इक्वल्स टू k √l/g। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर हम लेंथ की वैल्यू 1 मीटर लेंगे, ठीक है, और g की वैल्यू तो हमें पता है, g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट रहती है आपके सरफेस के लिए, आपके सरफेस के नियर, ठीक है। और टाइम पीरियड को हम नोट कर सकते हैं, 1 मीटर की अगर आप पेंडुलम लोगे तो उसको मान लिया आपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, तो वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, तो उसका टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड नोट कर लो। तो जब आप टाइम पीरियड नोट करोगे ना, तो आप देखोगे टाइम पीरियड कितना आया, 2 सेकेंड आया। ये एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करोगे तब आएगा 2 सेकेंड। अगर 1 मीटर लेंथ की पेंडुलम लेंगे, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो वहां से आप क्या करोगे, देखो टाइम पता है आपको, एल पता है और जी पता है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, के की वैल्यू है 2π। यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था पिछले लेक्चर में कि हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से जो फॉर्मूला निकालते हैं ना, उसमें हम ये तो निकाल लेते हैं कि टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूला आएगा √L/g, लेकिन इसमें कांस्टेंट भी है 2π। पाई कांस्टेंट होता है आपको पता है, ठीक है, 22/7 या 3.14, ठीक है। तो ये हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते कि के की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटल निकालना था। जैसे एक्सपेरिमेंटल मतलब पेंडुलम ले लो, ठीक है, जैसे कोई भी लेंथ ले सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल लिया 1 मीटर की लेंथ की पेंडुलम ली, मतलब 1 मीटर इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। और जी की वैल्यू तो फिक्स होती है जो फॉर्मूले में है जी,
तो अगर L 1 मीटर है, G 9.8 है और टाइम पीरियड हम स्टॉप वॉच से नोट कर सकते हैं उसको, जो टू एंड फ्रो मोशन कराएंगे तो हम देखेंगे टाइम पीरियड में कितना आ रहा है, 2 सेकंड आ रहा है। तो फिर इसमें रखोगे सारी वैल्यूज तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, फाइनली फॉर्मूला बन गया टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट L बाई G। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस तरीके से डायमेंशन की हेल्प से कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो डायमेंशन का एक यूज ये भी है, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले यूज क्या बताया था स्टूडेंट्स, मैंने पहले यूज आप लोगों को ये बताया था मैंने कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे फोर्स था, एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायन। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन आया था ना, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, डायमेंशन के कॉन्सेप्ट पहला यूज था। दूसरा यूज मैंने आप लोगों को बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यूज देखेंगे कि सर और क्या यूज है इसका, उसको देखिए जरा। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको और मैंने पूछा आपसे, मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का चैप्टर पढ़ाया कि नहीं, मतलब जो सर्कुलर मोशन में आएगा ये चैप्टर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट, और मैंने डायमेंशन चैप्टर पढ़ा के ही आपसे पूछ लिया। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक है इज इक्वल टू, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन है mb/r, दूसरा ऑप्शन है mb²/r, तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, ठीक है, तीसरा ऑप्शन मान लो है ml²b/r। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, mb/r²। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो आप तो क्या बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया है नहीं अभी सर्कुलर मोशन चैप्टर, तो हमें क्या पता कि क्या फॉर्मूला होगा। लेकिन आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कभी कभी क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो सर आप बोल रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इनमें से कोई तो सही होगा, या तो ये 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 सही होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि सर कौन सा सही है। देखिए बेटा कैसे चेक करेंगे। तो तीसरा यूज ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है। ठीक है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सर आप ये बोल रहे हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, mb/r। इसको मुझे चेक कर लेने दिया। आपने अभी पढ़ाया कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला दिया है mb/r, तो आपने बोला सर कि दोनोल साइड का LHS का और RHS का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सर निकाल लेते हैं। फोर्स का तो सर आपने डायमेंशन में बता दिया है, m l और t-2, ये होता है डायमेंशन सर फोर्स का। जरा इसका डायमेंशन लिखें सर, इसका डायमेंशन क्या होगा mb/r का, m क्या है, मास है, तो इसका m ही हो जाएगा डायमेंशन, क्योंकि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है मास। वेलोसिटी का क्या होता है स्टूडेंट, l t⁻⁻1, और r क्या है यहाँ पे, r है बेसिकली डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, लेंथ है ये भी। तो फाइनली देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, l तो कट जाएगा स्टूडेंट, और इसका डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा m⁻⁻1। यहाँ पे देखो mLt⁻⁻2, ये केवल mt⁻²। इसका मतलब सर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल नहीं है। फोर्स का डायमेंशन ये है mLt⁻²। तो जो फॉर्मूला है लिखा है आपने सर, उसकी भी डायमेंशन यही आनी चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता सर। ठीक है सर, फोर्थ होगा क्या, फोर्थ चेक करें। फोर्थ लग रहा है सर, एक स्टूडेंट ने बोला कि सर फोर्थ चेक करते हैं, फोर्थ लग रहा है सर। ठीक है, तो फोर्थ देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन तो आपको पता है ये क्या होगा, mLt⁻²। ठीक है, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। और फोर्स का डायमेंशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, mb/r²। m का क्या हो जाएगा,
m हो जाएगा मास का, v का फिर से क्या हो जाएगा बेटा एल टी की पावर -1 और r स्क्वायर है, r क्या लेंथ है तो इसका क्या हो जाएगा सर एल स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर कैलकुलेटर पे आप करोगे क्या आ जाएगा m और l की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, l की पावर 1 -2 ऐड होगा -2, ठीक है, और t की पावर -1 तो कितना आ जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -1। क्या यही है इधर डायमेंशन? नहीं सर, l की पावर इधर -1 है और इधर l की पावर 1, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा सर। अब तो सर दो ही बच्चे हैं, दोनों चेक करो, थर्ड वाला चेक करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, थर्ड वाला चेक करके आपको दिखाते हैं, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला भी स्टूडेंट चेक करके दिखा देते हैं आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड वाला सर चेक कर लीजिए। थर्ड वाला है फोर्स का, तो वही डायमेंशन होगा बेटा, फोर्स जैसे हमने लिखा ना कि मान लिया कि मान लो विशाल बोल रहा है, विशाल में स्टूडेंट है, विशाल बोल रहा है कि सर फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ये होगा फोर्स, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला ये होगा m² v/r। मैंने मान लिया कि कुछ देर के लिए मान लो विशाल सही, तो सही मान लेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फोर्स का डायमेंशन सर हमें पता है ml t की पावर -2 और इसके डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, m² क्या हो जाएगा मास का स्क्वायर, v क्या होता है l t की पावर -1, इसका डायमेंशन और r क्या है l कट गया, तो इधर डायमेंशन क्या आ गया m² t की पावर -1। इधर भी सर इसमें तो l है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका मतलब सर ये भी गड़बड़ है। अब तो ऑब्वियसली यही होगा कि तीन ऑप्शन हमने चेक कर लिया, ठीक है, लेकिन अब कैसे होगा देखो, उसका डायमेंशन जब हम लोग निकालेंगे तो सेम आएगा, कैसे देखिए, कैसे पूछे, फोर्स का सर आपने बताया कि फोर्स का डायमेंशन, मान लो फोर्स का फॉर्मूला आ गया ये mv², तो इसका जो डायमेंशन होगा वो इससे सेम आना चाहिए डायमेंशन, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा m का निकालोगे तो m ही आ जाएगा, और इसका क्या होता है l t की पावर -1 होता है, और स्क्वायर है बेटा तो स्क्वायर करना पड़ेगा आपको भी, और डिवाइडेड बाई r क्या लेंथ है, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब कोई बॉडी जो है सर्कल में मूव करेगी, ठीक है, तो उसका जो रेडियस होगा वो यार है, तो r की क्या लेंथ है, यहाँ पे हो जाएगा l, तो ये क्या आ जाएगा सर m l² और t की पावर -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, और l है तो बेटा इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना आ जाएगा ये m l और t की पावर -2, देखो ये m l t की पावर -2, और इधर भी फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर आपने बताया था m l t की पावर -2। दोनों साइड का डायमेंशन ठीक है ना, दोनों साइड का डायमेंशन ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब कि सर ये फॉर्मूला सही है, मतलब ये फॉर्मूला सही हो सकता है, सही भी है, यही फॉर्मूला है सेंटीमीटर फोर्स का। तो हम किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, इसका मतलब ये क्या है फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू हमने क्या लिखा ये लिख दिया, और फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, और जितने फॉर्मूले इन सब का डायमेंशन निकाल लिया और चारों में से चेक करके बता दिया। तो बिना आपने सर्कुलर मोशन पढ़े, आप अगर डायमेंशन केवल पढ़ें तब भी आप बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला नहीं सही है। अब इस मेथड में थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है वो समझ लीजिए, कभी कभी, ठीक है, कब ये नहीं बता पाएगा, ठीक है, क्या या क्या नहीं बता पाएगा, ठीक है। देखो जैसे आपने बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि मान लीजिए जैसे टाइम पीरियड इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था 2π√L/g, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ड्राइव भी किया था आपने, ठीक है। इसकी मान लो करेक्टनेस चेक करनी है, ठीक है, तो अब इसमें अगर मान लो ये फॉर्मूला दिया है ऑप्शन में, और एक ने दिया t इक्वल टू 2π की जगह पे मान लो कांस्टेंट दूसरा दे दिया 10 दे दिया 10√L/g, एक ने दे दिया t इक्वल टू, ठीक है, 50√L/g, ठीक है, एक ने दे दिया t इक्वल टू, ठीक है, 100√L/g। तो कौन सा फॉर्मूला सही है सर, ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड क्या होगी। तो देखिए
अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि इसमें चारों डायमेंशनली जब आप चेक करोगे ना, तो जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन होगा लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन भी इसमें भी इक्वल आ जाएगा, इसमें भी इक्वल आ जाएगा, इसमें भी इक्वल आ जाएगा, इसमें भी इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का तो मैंने बताया है कोई डायमेंशन नहीं होता, 1 आता है, ठीक है, क्योंकि सब में कांस्टेंट अलग अलग थी। तो इसमें आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा फार्मूला सही है जब तक आपको कांस्टेंट याद ना हो कि कौन सा था। इसमें कांस्टेंट क्या था, t = 2π√L। इसका मतलब कि ऐसे फॉर्मूले जिसमें k की वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है, वो वाले तो आप डेफिनेटली चेक करके बता सकते हो, ठीक है, कि यही फॉर्मूला होगा सर डेफिनेटली। मतलब ये हुआ कि कोई फॉर्मूला अगर तुम डायमेंशनली चेक कर रहे हो, अगर वो रॉन्ग आ रहा है तो इसका मतलब कि वो तो नहीं होगा, फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला आपने डायमेंशनली चेक किया, वो करेक्ट आ गया, तो वो सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता। देखिए जैसे इन सब में है, इन सब का ये सारे डायमेंशनली करेक्ट हैं चारों, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये वाला जो है, ठीक है, उसमें केवल एक ही सही है, पहला वाला। क्यों? क्योंकि सर कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है। कांस्टेंट मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग कांस्टेंट को डराइव नहीं कर सकते, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दूसरा यूज क्या हो गया, हम लोग 3 यूज हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला यूज हमने पढ़ा था कि हम लोग एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, N1U1 = N2U2, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि कोई भी फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा कि कोई भी अगर फॉर्मूला दिया है, ठीक है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब दूसरा जरा देखिए कि और क्या यूज है सर, ठीक है, और यूज मैं बताता हूँ आपको, और क्या यूज हो सकता है, ठीक है। और यूज हो सकता है कि मान लो अगर किसी का डायमेंशन पता है, ठीक है, फोर्थ यूज है, तो उसका हम यूनिट बता सकते हैं। कैसे? जैसे फोर्स का डायमेंशन आप सबको याद हो गया है, फोर्स बहुत कॉमन है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या बताया सर आपने, ml और t⁻⁻²। डायमेंशन बताने के लिए सब ब्रैकेट्स लगाते हैं, आप भी लगा लीजिए ब्रैकेट्स, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml और t⁻², ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं किसकी, MKS में मान लो हमें यूनिट चाहिए, MKS सिस्टम में, मतलब जिसमें मास को हम किलोग्राम में दिखाते हैं और लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में दिखाते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, ठीक है। उस सिस्टम में हम लोग निकालेंगे कि फोर्स की यूनिट क्या होगी। तो आपको पता है लेंथ को किस में मेजर करेंगे हम लोग, मीटर में, मास को किस में मेजर करेंगे, केजी में। तो इसकी यूनिट है केजी मीटर, ठीक है, और क्या है, केजी इससे हो गई, ठीक है, मास से, मास को किस में मेजर करेंगे, केजी में, ठीक है। लेंथ को मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड्स में, MKS में, हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ये जो यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि अगर कोई 1 kg मास, अगर कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg है, ठीक है, और उसमें फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। 1 न्यूटन को समझाया था मैंने आप लोगों को। 1 न्यूटन फोर्स क्या है, 1 kg मास में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और 1 kg मास में फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, 1 न्यूटन। तो उसकी यूनिट बता सकते हैं फोर्स की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, यूनिट को डराइव कर सकते हैं। एक बेसिक सी रिलेशन और हम लोग डराइव कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मास है, ठीक है, जैसे हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने दूसरी आपको 7 बेसिक फिजिकल, हमने ये बोला आपसे कि वेलोसिटी को आप मान लो कि ये बेसिक क्वांटिटी है। वेलोसिटी वैसे कैसी क्वांटिटी है, डराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी को मैंने बोला कि आप मान लीजिए कि वेलोसिटी कैसी है, डराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स को आप मान लीजिए डराइव्ड है, और टाइम को क्या मान लीजिए डराइव्ड है। अगर हम वेलोसिटी को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मान लें, ठीक है, फोर्स को भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मान लें, और टाइम को भी क्या मान लें, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मान लें, तो
इन तीनों के टर्म्स में, मतलब जो फॉर्मूला आएगा ना वो उसमें तीनों क्वांटिटीज होंगी, इन तीनों के टर्म्स में, ठीक है, हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो मास निकालना है, मास का फॉर्मूला क्या होगा मान लो, ठीक है, तो मास अगर निकालना है तो यहाँ से निकाल दो कि भाई इनके टर्म्स में कैसे आएगा फॉर्मूला। तो क्या करना है, मास को एक तरफ कर दो, मास इक्वल टू मान लो हमें नहीं पता, उसी तरीके से करेंगे के, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी आपने माना है तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या, वेलोसिटी का डायमेंशन मान लीजिए ए है, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या है यहाँ पे बी है, और टाइम का डायमेंशन क्या है सी है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मास का तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इसका आपको पता है के का 1 आ जाएगा। वेलोसिटी का होता है एल टी की पावर -1, ठीक है, इसकी पावर ये आ जाएगा। फोर्स का एम एल टी की पावर -2 और इसका क्या हो जाएगा पी, और टाइम पीरियड का तो क्या रहेगा टी की पावर सी हो जाएगा। इधर क्या आएगा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा एल की पावर ए और टी की पावर -a, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, फोर्स की पावर है तो हो जाएगा एम की पावर बी, एल की पावर बी और टी की पावर -2, ठीक है, और ये क्या है टी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड की पावर सी। और यहाँ पे क्या है, एम की पावर 1 है बेटा, अगर आप चाहो तो एल की पावर 0 लिख सकते हो और टी की पावर क्या लिख सकते हो 0, पावर कंपेयर कर लेंगे। तो इधर एल है इधर एल नहीं था तो एल की पावर 0 लिखा जा सकता है। एल की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसी तरीके टी की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। देखिए इधर क्या करेंगे आप लोग, इधर सर हम ऐसे करेंगे, अब पावर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। देखिए इधर थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, ये बेस सेम है एल एल, ठीक है, तो एल की पावर क्या हो जाएगी ए, ठीक है, और प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। फिर टी की पावर देख लेते हैं सर, टी की पावर -a, ठीक है, -2b, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। और एम की पावर क्या है सर, एम की पावर लिख लेते हैं, एम की पावर क्या हो जाएगी, एम की पावर हो जाएगी आपकी -2b, ठीक है। एम की पावर बी है और तो कहीं है नहीं है इसमें, ठीक है, एम की पावर बी हो। इधर कंपेयर कर लो, इधर है एम की पावर 1, एल की पावर 0 और टी की पावर, यहाँ पे जब कंपेयर करोगे आप तो एल की जैसे एम की पावर कंपेयर करोगे तो एम की पावर क्या है बी है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। और क्या होगा, और इधर आ जाएगा a प्लस बी, एल की पावर कंपेयर करोगे a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 0 आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या है t है, t की पावर 0 है, क्या जाएगा -a -2b प्लस सी, ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी t की पावर 0 है, क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आप b की वैल्यू रख दोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है, इसमें a और b दोनों की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस और -1 रखोगे यहाँ पे, ठीक है, और b की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा -2 × 1 और प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये -2 और +1, ठीक है, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सी की वैल्यू आ जाएगी 1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में रख दीजिए तो आप मास के टर्म्स में आ जाएगा। तो मास का हमारा जो फॉर्मूला आया वो क्या आया सर, मास का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, के की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते सर, के इंटू वी की पावर ए है ना, ए की वैल्यू कितनी आई -1, ये हो जाएगा वेलोसिटी की पावर -1, ठीक है। फोर्स की वैल्यू बी थी, फोर्स की पावर सॉरी बी थी, बी की वैल्यू 1, फोर्स की पावर 1 हो जाएगा। और टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आया, सी की वैल्यू आया, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका आया, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू -1 है और बी की वैल्यू है हमारी 1 है, बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, मास का फॉर्मूला जो आया इसके टर्म्स में के, ठीक है, फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हमने एक दूसरा सेट अपने आप से लेट कर लिया, मान लीजिए, ठीक है, कि मान लीजिए जो अभी हमें पता है कि अभी हम 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, मैंने बोला कि नहीं
एक दूसरा सेट हमने बना लिया। जैसे हमने इसमें क्या माना था कि मान लो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम जो है ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इनके टर्म्स में मैंने आपको बताया कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वर्ल्ड में सबको लिख सकते हैं। तो अगर इनको हमने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मान लिया तो चाहे मास का डराइव कर लो, चाहे और कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको इसके टर्म्स में क्या कर सकते हैं, डराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया मास का, K × Ft/v। डायमेंशन के बेटा इतने ही यूजेज हैं। ठीक है, अब डायमेंशन में देख लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कि डायमेंशन से आप कौन से फॉर्मूले नहीं डराइव कर सकते हो, या क्या उसके लिमिटेशंस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है, देखिए ध्यान से। पहला प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा बहुत छोटी क्लास में, ठीक है, 8th-9th में, S = UT + ½ AT², इस तरीके से ये भी इक्वेशन पढ़ा होगा आपने। ठीक है, V = U + AT। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं ये भी तो फॉर्मूले हैं, लेकिन इनको हम डायमेंशन के हेल्प से डराइव नहीं कर सकते। इनको डायमेंशन के हेल्प से डराइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं डराइव किया जाता समझो। डायमेंशन में हम केवल क्या कर सकते हैं, पावर फंक्शंस को ही डराइव कर सकते हैं। मतलब अगर कोई फॉर्मूला ऐसे लिखा है F = मास की पावर a है, कोई और क्वांटिटी है वेलोसिटी है उसकी पावर b है, कोई और क्वांटिटी है मान लो, ठीक है, टाइम पीरियड उसकी पावर c है। मतलब वो सारी क्वांटिटी जिस पे ये डिपेंड कर रहा है फोर्स, वो प्रोडक्ट फॉर्म में होनी चाहिए, उनकी पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा टर्म इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें देखो दो टर्म्स हैं। ठीक है, केवल एक टर्म होना चाहिए, ऐसे समझो, केवल एक टर्म होना चाहिए, वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, जिसको बोलते हैं पावर फंक्शंस। पावर फंक्शन मतलब जैसे n की पावर a है, ठीक क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है, ठीक है, फोर्स पे, ठीक है, और उसकी पावर है कुछ। ठीक है, तो पावर फंक्शंस वाले ही केवल आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डराइव कर सकते हो। दूसरा क्या प्रॉब्लम है बेटा, मैंने बोला था कि इसे जो फॉर्मूले में कांस्टेंट आते थे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आया था, हम लोगों ने ड्राइव किया T = 2π√L/g। मैंने बताया था ये नहीं ड्राइव कर पाओगे, ये वैल्यू 2π कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इसको या तो क्वेश्चन दिया होगा या तो फिर हमें एक्सपेरिमेंट करके उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गई सर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई फॉर्मूला cos थीटा में हो, लॉग में हो, एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं, e⁻x हो उसमें, तब वो सब भी फॉर्मूले आप cos थीटा sin थीटा इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, उसको भी आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डराइव नहीं कर सकते हो। तो ये ड्रॉबैक्स हैं जिनको आपको जानना था, नहीं तो कोई इस तरीके से फॉर्मूला दे देता, आप डायमेंशनल एनालिसिस से उसको डराइव करने लगते। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान से देखिए कि डायमेंशनल एनालिसिस में हमने जितने ये यूज किए हैं उसमें ज़्यादातर क्या थे, एम, एल और टी थे। जितने वेरिएबल्स होंगे, ये बेसिकली मैथ का इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, अगर तीन क्वांटिटी से, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी उसका जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने बोला था ना कि फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और आर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है, जिन पे फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो कि जो 3 से ज़्यादा पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही हो, या 3 से ज़्यादा दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे ना, एलिमिनेशन मेथड मैथ्स में या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसमें क्या होती थी, एक्स और वाई के फॉर्म में 2 इक्वेशन होती थी। तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल होते थे, 2 इक्वेशन होती थी। तो जैसे इसमें 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो एम एल टी के फॉर्म में इक्वेशंस आ रही हैं आपकी। ठीक है, तो 3 वेरिएबल हुए, एम, एल और टी। ठीक है, तो जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही हो, तो उसका फॉर्मूला भी आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से निकाल नहीं सकते हो। एक बात और जो लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी फॉर्मूला दिया गया है, आपने अगर चेक किया, ठीक है, कि उस डायमेंशनली अगर वो करेक्ट है, मतलब राइट हैंड साइड का डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, इक्वल है,
तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि वो फॉर्मूला सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब आपने डायमेंशन उसका डराइव किया और डायमेंशन उसका रॉन्ग आ रहा है, तो वो कभी भी करेक्ट हो ही नहीं सकता, मतलब वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर डायमेंशनली सही है तो वो करेक्ट हो भी सकता है, करेक्ट नहीं भी हो सकता। उसमें फिर ये वाली बात आ जाएगी कि जैसे मैंने टाइम पीरियड का बताया था आप लोगों को 2π√L/g। मान लो अगर ऑप्शंस इस तरीके से दे दिए 10√L/g, तब इसमें आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा सही है, क्योंकि डायमेंशनली दोनों क्या है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, कांस्टेंट जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आपको फॉर्मूले पहले से याद हो, तब आप देख के बता लोगे कि कांस्टेंट यही था। ठीक है, मान लो कांस्टेंट याद है, बाकी ये भूल रहा है, ये टर्म्स तो जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है वो तो निकाल लोगे डायमेंशन से सही। ठीक है, लेकिन आपको कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये पक्का है कि वो कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।